जीडीपी कुल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस पर इस देश में काफ़ी चर्चा होती है, दुनिया में काफ़ी चर्चा होती है। अतएव हमें यह ध्यान देना होगा कि जीडीपी है क्या। एक देश के अंदर जो देश में वस्तुओं और सेवाओं से उत्पादन हो रहा है, उसके मौद्रिक मूल्य को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह होगी कि देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के जो उत्पादन है उसके मूल्य को तो जोड़ा ही जाएगा, साथ ही विदेशों से अगर हम आय प्राप्त कर रहे हैं तो उसे जोड़ा जाएगा। अर्थात अगर हम निर्यात कर रहे हैं, अर्थात एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसे हमें मुद्रा मिलती है, चाहे वो हमारे यहाँ से वस्तु जा रही हो या हमारे यहाँ से लोग जा रहे हो और वहाँ से विदेशों से पैसा कमा के अपने देश को भेज रहे हैं, उसे इसमें शामिल किया जाएगा। और जो हम आयात कर रहे हैं उसमें हमें पैसा भुगतान करना होता है और विदेशियों के पास पैसा जाता है, तो उसे हम इसमें से माइनस करेंगे। और अगर इसे एक सूत्र के रूप में देखें तो जीडीपी बराबर जीएनपी माइनस अंडर ब्रैकेट ई माइनस आई, जहाँ जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कुल घरेलू उत्पाद, जीएनपी बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ई बराबर एक्सपोर्ट निर्यात और आई बराबर आयात इंपोर्ट। और इस तरीके से एक सूत्र रूप में। अब यहाँ एक चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जीएनपी कैसे निकालेंगे। अगर हम इसे सूत्र के रूप में देख रहे हैं बड़ी सरल भाषा में, तो जीएनपी निकालते समय, क्योंकि हमने यहाँ बड़े आसानी से एक लाइन कह दिया कि साहब अगर इस देश में जो वस्तु और सेवाओं का उस वर्ष का मौद्रिक मूल्य है उसे अगर जोड़ दिया जाए और विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाए और हमारे देश से जो पैसा बाहर गया उसको घटा दिया जाए, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात जीएनपी होगा। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने आपको सूत्र रूप में बताया तो बताया जीडीपी बराबर जीएनपी माइनस अंडर ब्रैकेट ई माइनस आई। अब हमें देखना होगा कि जीएनपी की गणना कैसे की जाएगी। हम ये गणना कैसे करेंगे कि हमारे यहाँ टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ उस साल में, और इसमें कैसे हम जीएनपी का अध्ययन करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि जीएनपी की गणना करते समय हम किन किन बातों को ध्यान रखते हैं। जीएनपी की गणना करते समय, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की गणना करते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जिस वर्ष में गणना कर रहे हैं उस वर्ष के में उत्पादित वस्तुओं को के ही मूल्यों को ही हम शामिल करेंगे। यदि उस वर्ष में किसी पुराने वर्ष, दूसरे वर्ष, पिछले वर्ष की वस्तुओं को बेचा जा रहा है तो उनको हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले शामिल हो चुके हैं पिछले वर्ष की गणना में, तो इस वर्ष की गणना में हम उनको शामिल नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज़ यह है कि मशीनों के ह्रास को भी हम शामिल नहीं करेंगे जीएनपी में। अगर कोई मशीन 20 लाख में खरीदी गई है और इस वर्ष अगर वो 20 वर्ष उसकी लाइफ है तो एक वर्ष उसका ह्रास होगा 1 लाख रुपए के आसपास, तो हम उसके ह्रास को भी शामिल नहीं करेंगे।
तीसरी बात हम ये ध्यान रखें, हम यह भी ध्यान रखेंगे कि यदि हम कोई चीज़ किसी को अनुदान में दे रहे हैं, किसी के खाते में पैसा डाल रहे हैं, कोई वस्तु किसी को फ्री में दे रहे हैं, फ्री का राशन बांट रहे हैं, कर्जा माफ़ कर रहे हैं, किसी खाते में पैसा डाल दे रहे हैं, तो वो साहब जीडीपी में शामिल नहीं होगा। वो इसी कारण हमारे यहाँ जीडीपी लगातार गिर रही, क्योंकि हम अनुदान देते जा रहे हैं, लोगों को पैसा देते जा रहे हैं, प्रोडक्ट के बिना पैसा दे रहे हैं, कर्जा माफ़ करते जा रहे हैं, व्यापारियों को तमाम प्रकार का अनुदान दे रहे हैं, और इससे हमारी जीडीपी निरंतर गिरती चली जा रही है, क्योंकि फ्री से बहुत नुकसान देश को भी और पूरे समाज को होता है। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जीएनपी में अंतिम उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा। यदि मान लीजिए हम ब्रेड बना रहे हैं, तो उसमें अगर मैदा मिला हुआ तो मैदे की कीमत को हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि ब्रेड कितने में बिकी, और उसके आधार पर हम जीएनपी की गणना करते हैं। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि हम जीएनपी की गणना अपने देश के मुद्रा में करते हैं, उसे वस्तुओं के वजन में नहीं करेंगे। और इस तरीके से हमने देखा कि जीएनपी की गणना में क्या क्या बातें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और जीएनपी की जो परिभाषा है वह है कि किसी देश के अंदर जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसका मौद्रिक मूल्य। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट से प्राप्त आय और इंपोर्ट से होने वाले नुकसान और विदेशियों द्वारा हमारे देश से कमाए गए मुद्रा को माइनस करने के बाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। और यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखा कि यदि किसी देश में अनुदान बढ़ेगा, अनावश्यक रूप से मुद्रा बांटी जाएगी, विकास के नाम पर व्यापारियों के अनावश्यक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, तो निश्चय ही जीडीपी गिरेगा। और यदि हम किसी देश के जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उत्पादन प्रक्रिया में सुधार लाने की आवश्यकता है। और यह भी सुधार लगाने की आवश्यकता है कि हम अनावश्यक रूप से रिसोर्सेज को संपत्ति में ना बदलें। हमारे पास दो प्रकार के रिसोर्सेज हैं, एक है मानव और दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, सेवा भी रिसोर्स है। और इसलिए सेवाओं का शोषण ना हो पाए, सेवाओं को डॉक्टर को, इंजीनियर को, प्रोफेसर्स को, कलेक्टर को, चपरासी को, क्लर्क को अच्छा सैलरी मिले, अच्छा वेतन मिले, उनका शोषण ना हो, उनके मानवीय कल्याण की तरफ हमारा ध्यान हो, उनका वेलफेयर हो। और दूसरी तरफ प्राकृतिक संसाधनों को वैयक्तिक संपत्ति ना बनने, प्रॉपर्टी ना बनने दें। रिसोर्सेज सरकार के पास होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी ना बनने पाए, नहीं तो इस देश का राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन से उड़कर सीधा कहीं विदेश नहीं जा सकता। उसे राष्ट्रपति भवन से हवाई अड्डे तक जाना पड़ता है और हवाई अड्डे से उड़कर वह तमाम स्थानों पर जा सकता है। और दूसरी तरफ ऐसे
साम्राज्य भी इसी देश में स्थापित हुए हैं। उन्होंने रिसोर्सेस का विदोहन किया, उनको अपनी वैयक्तिक संपत्ति बनाई, प्रॉपर्टी बनाई। इसलिए प्रॉपर्टी को अलग करना होगा और प्रॉपर्टी खेती, किसानी, पशुपालन और उसके साथ में मछली पालन, मुर्गी पालन, शराब का उत्पादन, मांस, ये सब चीज़ें प्रॉपर्टी में होना चाहिए। जो व्यक्ति खुद कोई काम कर रहा, गाय पाल रहा है तो गाय का दूध पर उसका अधिकार है, खेती कर रहा है तो खेती पर उसका अधिकार है। तो हमें देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी को तो हम अलग करें और रिसोर्सेस अलग करें। मानवीय रिसोर्सेस का क्योंकि दो रिसोर्सेस हैं डेवलपमेंट के लिए, दो बातें बहुत ज़रूरी हैं, रिसोर्स और मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। इन्हें किसी व्यक्ति के पास ना जाने दें। ये सरकार का दायित्व इन रिसोर्सेस को अपने नियंत्रण में रखें और अगर ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है, जो रिसोर्सेस के मार्फत, उस पर सरकार का नियंत्रण होने से जीडीपी निरंतर बढ़ेगी। और जैसा कि मैंने बहुत बार कहा है, आज यहाँ फिर कह रहा हूँ कि ईसा के पूर्व हमारी जीडीपी 30% के आसपास थी। ईसा से 327 वर्ष पूर्व हमारी जीडीपी 35-40% के आसपास थी, लगभग 35% से ऊपर थी। चंद्रगुप्त के शासनकाल में, आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में, ईसा के प्रारंभ में हमारी जीडीपी 30% से ऊपर थी। 17वीं शताब्दी तक निरंतर जब हमने अपने कृषि और पशुपालन को महत्व को समझा था, अपने कारीगरों के महत्व को समझा था, दुनिया को हम एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट हम करते ही नहीं थे और दुनिया हमारे पास तमाम प्रकार के कपड़े, मसाला, औजार खरीदने आती थी। और साहब एक से एक हमारी शिल्प कलाएँ थीं, अच्छे से अच्छे हमारे प्रोडक्ट थे और हमारे अच्छे बुनकर थे और उसका परिणाम हमारे पास ये था कि हम अच्छी जीडीपी के साथ आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे 17वीं शताब्दी के बाद अंग्रेज़ों ने मशीनीकरण प्रारंभ किया और बाद में हमारे देश में जीडीपी घटने लगी। एक ज़माना था 17वीं शताब्दी तक कि हम चाइना और हम दोनों इस दुनिया में, भारत और चाइना एक दुनिया में 25% से ऊपर की जीडीपी में चल रहे थे, बाकी देशों की जीडीपी बहुत कम थी। और जब हम उन लोगों को उदारीकरण के नाम पर, आज उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के नाम पर हमने 1991 के बाद ऐसे काम किया कि आज हम 10% से नीचे चले गए जीडीपी में। हमारे पास प्रोडक्ट ही घट गया, हम विदेशियों पर निर्भर हो गए, मल्टीनेशनल कंपनियों पर निर्भर हो गए। हमने अपने सारे प्रोडक्ट, अपने सारे जो हैं संसाधन उनके पास एक तरीके से दे दिया है कि आइए हमारा पैसा लगाइए, एफडीआई लगाइए। विदेशी ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं है और हम एफडीआई के चक्कर में सारा संसाधन उनको देते जा रहे हैं, मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, और पैसा लेकर विदेशी जा रहे हैं। जब विदेशी पैसा लेके जाएंगे, हमसे कमा कर लेके जाएंगे तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी कहाँ से। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि वस्तुओं और सेवाओं की गंभीरता को समझें, प्राकृतिक संसाधनों को समझें, मानवीय संसाधनों को समझें, अपने कृषि और पशुपालन को भी समझें, अपने शिल्प कलाओं को समझें और निरंतर जीडीपी का, तभी हम विकास कर पाएंगे। धन्यवाद।